नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण बड़ा अहम, सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा जिले और मतदान में उतार चढ़ाव का रुझान, उत्साह भी, मुद्दे भी हैं, चर्चाएं भी हैं, वार पलटवार भी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में ये तीसरा चरण का ऐसा रुख है जो परिणाम को स्पष्ट करता है? क्योंकि ये दावे सपा ने भी किए हैं और भाजपा ने भी किए हैं, या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा चौथे चरण का, पांचवें चरण का, तब कहीं स्थिति साफ होगी। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से नितेंद्र यादव, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ है कांग्रेस से तरणईम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ में है भाजपा से अनूप अवस्थी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से 2-2 मिनट में आज के चुनाव के बारे में जो आपने दिन भर देखा, क्योंकि आप आए हैं, और एक तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि आप अपना प्रचार कार्य या जो भी आपकी ड्यूटी थी उससे छोड़ करके हमारे साथ आए हैं, तो आपको एक बार फिर अभिनंदन और आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानूंगा, नितेंद्र बताइए बहुत ही संक्षेप में, क्या रहा आज का चुनाव का रुख? मतदाताओं में उत्साह दिखाई पड़ा जी, और वर्तमान सरकार के प्रति एक गुस्से का इजहार मतदाताओं ने किया। टोटल जो देखने को मिला तीसरे चरण के मतदान में, पोलिंग बूथों पे और जो मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को खबरें मिली और अपने जो निजी सूत्र हैं उनसे भी जो खबरें मिली, उसमें सरकार के प्रति जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके, जो खासतौर पे किसानों ने ग्रामीण क्षेत्र में, जो उनको रात रात भर खेतों में पहरेदारी करनी पड़ी और जानवरों और सांडों से मुक्ति पाने के लिए, और जो राशन के नाम पर उनको उनका पत्र, घटिया स्तर का राशन और नमक में इस तरह की चीजें देखने मिला करके आपको सारा गुस्सा सरकार के प्रति दिखाई दिया। चलिए अतर जी, आपने क्या देखा? देखिए, उत्तर प्रदेश की 5 साल की भाजपा की सरकार, केंद्र की 8 साल की भाजपा की सरकार के प्रति जनता को ये पूरी तरह से महसूस हो चुका है कि ये झूठ बोलते हैं, ये छलावा करते हैं, अपने वायदों में 1% भी खरे नहीं उतरते। जनता को जो चाहिए थी वो न देके दूसरी ओर दूसरे मुद्दों पर बहलाते हैं, भटकाते हैं। लोग अब जागरूक होते चले जा रहे हैं, इसलिए इनकी सरकार जाना तय है। इनकी सीटें आधी भी नहीं बचेंगी। चलिए मान गए। अनूप, आपने किस रूप में देखा? नहीं, निश्चित तौर पर वर्मा जी, देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने 4.5 वर्षों में काम किया, हम जिन वादों को लेकर आए थे, हम जिन मुद्दों को लेकर आए थे, हमने इन 4.5-5 वर्षों में पूरा करने का प्रयास किया। हमने उत्तर प्रदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश को हम दंगा मुक्त करेंगे, हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त किया। हमने कहा था उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे, हमने कहा था हम हर गरीब का ख्याल रखेंगे, हमने कहा था कि हम इस सर्वांगीण विकास करेंगे उत्तर प्रदेश का, और हमने ये भी कहा था कि हम महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा करेंगे, उनका सशक्तिकरण करेंगे। और कहीं ना कहीं आज जो ये रुझान दिखा, जिस तरीके से लोग घरों से निकले, निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकले। और आज ही नहीं, चाहे पहला चरण रहा हो या दूसरा चरण रहा हो, हम जिस संकल्प पत्र को लेकर आए थे, हम जिन विचारधारा को लेकर आए थे, हमने जो वादे जनता के समक्ष किए थे, किसी भी तरह के वादे जो हमने संकल्प पत्र किया था वो उसको पूर्ण करने का काम किया, और जनता इन सब चीजों को देख रही थी, वही आधार बनाकर आज वोटिंग करने गई होगी। चलिए नितिन, अभी आप कह रहे थे बड़ा उत्साह आप देख रहे हैं, जनता में गुस्सा भी देख रहे हैं, लेकिन आपको वोट प्रतिशत मालूम है कितना कम है? हम 60% तक भी पहुंचने के हमारे लाले पड़े हुए हैं, और कानपुर तो सबसे ज्यादा फिसड्डी, 3 बजे तक 43% वोट हुआ। कुल मिला करके अगर आप देखें तो स्थिति में तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा जो मतदाता है वो बड़ा उदासीन है, निराश है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? निश्चित रूप से आपका मूल्यांकन ठीक है वर्मा जी। ये वही मतदाता है जो कल तक भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के
आश्वासन से वो मत्ती करता रहा और वो उसके अंदर आज आत्मग्लानि है। तो आत्मग्लानि की वजह से पोलिंग बूथों में नहीं जा रहा है। जो पोलिंग बूथों में जाकर वोटिंग कर रहा है वो मतदाता है जो सरकार को हटाना चाहता है। चलिए नितिन जी, नुकसान किसको हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से कब परसेंटेज वोट हो रहा, ये क्या संदेश देता है? किसकी ओर इसका प्लस माइनस होता है? ये निश्चित रूप से सरकार की नाकामी मैं मान गया। दर्शाता है और जो उदासीन मतदाता हुआ वो सरकार की नाकामियों से हुआ और जो सरकार का समर्थक था कभी और जो इस समय जो ज्यादा गुस्से में आम मतदाता है उसने बढ़ चढ़ के पोलिंग में जाकर के अपने बदला लिया। चलिए बहुत अच्छी बात। अतर जी, ये जो परसेंटेज कम हुआ है तो ये परसेंटेज का क्या मतलब है? माने कहां पर प्लस होगा, कहां पर माइनस होगा? जरा आप भी अपना आंकड़ा बता दीजिए। मेरा अपना आकलन ये है वर्मा जी कि जिन मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर 2012 से इनको विजय 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 दिलाई जी, उसे कुछ अंदर से शर्मिंदगी भी है, वो नहीं निकला, उदासीन बहुत है, लोकतंत्र के लिए उदासीन हो गया इनके झूठे वायदों से कि ये भी तो इतना बढ़ चढ़ के कहते रहे। नुकसान तो विपक्ष का ही हुआ। नहीं, अगर ये निकलता नहीं, ऐसा तो नहीं है, आपको वोट मिलता, ऐसा नहीं सपा को वोट है, ऐसा मिलता। नहीं है। हाँ, फिर विपक्ष को मतलब भाजपा माइनस को वोट भरपूर मिल रहा है। हाँ। और सत्ताधारी दल भाजपा सत्ता से जा रही है, इन पर वो तो विश्वास मैं मान घटा गया। है। मेरा सवाल है, हमको थोड़ा समझा दीजिए जी। कि अगर ये निकलता, जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ा गुस्से में है, बड़ा ग्लानि हो गई है, इसको शर्मिंदगी दिखाई दे रही है, हाँ। तो अगर ये निकलता तो निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ वोट देता, तो वो तो हुआ नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ। भाजपा के खिलाफ मत पड़ा और दोपहर से आप देखिए टर्नअप हुआ है। जो 2 बजे 3 बजे तक प्रतिशत था वो अब बढ़ रहा है, बढ़ेगा। वो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से इस कदर उदासीन हो गया है कि वो लोकतंत्र से नीरस हो गया। ठीक। अनूप जी, अगर आप पूरा आंकड़े देखें तो शहर में जो वोट पड़ा है वो कम पड़ा है, बशर्ते ग्रामीण इलाके वहां 50% वोट पड़ गया है सबको, लेकिन यहाँ 42, 43 इस तरीके का, ये क्या संकेत दे रहा? और इससे आपको कितना नुकसान होने जा रहा है? लोग तो ये कह रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र में चिंता का विषय है जी। मतदान कम होना जी, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 10 मार्च को तय होगा जी। लेकिन वोट का परसेंटेज कम होना ये लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें निश्चित तौर पर लोग उदासीन है। हम तो अभी तुरंत इसी वक्त आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं लोग घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे इस लोकतंत्र के महापर्व पर जो 5 वर्षों में आपको सरकार चुनने का अवसर मिलता है वो आप सरकार या तो आप चुने या फिर सरकार को पलटे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार को पलटे, भाजपा के विरोध में वोट। चलिए। अरे भाई आप नितिन जी अच्छा जी, इनकी बात होने दीजिए। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में वोट देना चाहिए, लेकिन अब आई बात अभी जो 2 प्रवक्ताओं ने कही कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी तमाम अनेकों बार आपके चैनलों में कहा कि हम ग्रास रूट की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और जब ग्रास रूट की सबसे बड़ी पार्टी है तो निश्चित तौर पर हमको ये आशा और विश्वास कि मेरा एक कार्यकर्ता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ भारतीय विद्यालय पोलिंग सेंटर जो है, अगर वहां पर अपने कोई संवाददाता हो तो आप पता करिए 75% पोलिंग वहां पर हो चुकी है। देखिए आप काम कर रहे हैं, 75% पोलिंग हुई। हमारा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो हर बूथ पर वोट निकाल रहा है, वोट के लिए जा रहा है, लोगों को प्रेरित कर रहा है कि लोग आए और वोट दें। हम लोग लोकतंत्र में एक शुद्धता रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को हम परंपरा को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन एक बात जो भाई साहब इनका जवाब देना पड़ेगा, जो इन्होंने कहा कि उदासीन है लोग, उदासीन नहीं है, आप गलत फहमी में है। हमने जो कहा था वो किया और लगातार हम जनता के बीच में हैं, और जो भी वोट पड़ा है उदासीनता तो वहां है, लोग आपको वोट नहीं देना चाहते हैं, लोग विपक्ष को पसंद नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि आप देखें विपक्ष के लिए वोट देने को तैयार नहीं है। आपके पास मतलब आप बंधक बनाना चाहते हैं। अनु, मेरा सवाल सीधा आप 2 शब्द और आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार है, आप कायदे से बता रहे हैं। मेरा सवाल ये कि आखिर आपने चिंतन किया कि आखिर ये वोट का परसेंटेज कम क्यों हुआ? क्या कोई प्रशासनिक कमी रही या कोई राजनीतिक कमी ऐसी रही है? क्या कारण आप मानते हैं? कुछ तो सोचा ही होगा, या आपकी पार्टी ने क्या सोचा इस बारे में? नहीं वर्मा जी, हम तो बार-बार ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का जो लोग है, वर्कर है, वो लगातार सुबह से ही 5 बजे से भारतीय जनता पार्टी का एक बस्ता सभी बूथों पर लगा। क्या आप ये बता और हमारे लोग नहीं, मेरा क्या बता सकते हैं कि वोट का परसेंटेज कम क्यों हुआ?
नहीं, निश्चित तौर पर जो वोट का परसेंटेज अभी नहीं कहा जा सकता, अभी 45% वोट है। हाँ। और अभी आपके पास खबर आएगी, मैं अभी देख के आया हूँ पूरे रास्ते, जगह जगह पर लंबी कतारें हैं और लोग वोट दे रहे हैं। ये ठीक बात है। हाँ। ये ठीक बात है कि लोग घरों से देर में निकले हैं, इसीलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से अपील की है कि लोग निकले और लोग उनके मताधिकार का प्रयोग करें। आखिरी में एक सवाल और, फिर मात से बात करेंगे। एक और, आपने तो बड़ा पन्ना प्रमुख बना रखे थे, ये पन्ना प्रमुख होंगे, ये सब वोट डलवा देंगे जाकर के, एक एक के ऊपर जिम्मेदारी थी, मंत्रियों तक की जिम्मेदारी थी, राष्ट्रीय नेताओं तक जिम्मेदारी थी, फिर क्या हो क्या गया कि जो आपके पन्ना प्रमुख कुछ नहीं कर पाए? नहीं, निश्चित तौर पर हमारे पन्ना प्रमुख रहे हो या हमारे बूथ अध्यक्ष रहे हो या हमारे बूथ की समिति रही हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा एक एक कार्यकर्ता घरों से वोट निकाल रहा है और वो वोट पड़ने जा रहे हैं। अब ये इनको सोचना पड़ेगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अभी तक 70% वोट पड़ गया है। अब ये चिंता करें कि इनका क्या होना है। जो ये अभी नितिन जी बता रहे थे कि जो वोट पड़ रहा है मेरा पड़ रहा है, विपक्ष का वोट पड़ रहा है, तो ये 10 मार्च को तय होगा। मैं तो आज इतना ही कहूंगा कि जो वोट पड़ रहा है, अभी तक जो वोट पड़ा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। और भारतीय जनता पार्टी चाहे पहला चरण रहा हो, दूसरा चरण रहा हो, तीसरा चरण रहा हो, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हम बहुमत के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। ठीक बात है। तो अगर आप बहुमत के नजदीक पहुंच चुके हैं, तो क्या आपकी इस बात को हम स्वीकार कर लें कि जो 2 चरण हुए हैं और जो ये तीसरा चरण है, ये आपको बहुमत के पास पहुंचा दिया है? बस वर्मा जी, निश्चित तौर पर आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक बात, मैं बोल रहा हूँ, आज जो चरण हो रहा है और 2 चरण जो हो गए हैं, हाँ। भारतीय जनता पार्टी, आज तारीख नोट करिए 20 फरवरी है, हाँ। अपने बहुमत के नजदीक पहुंच रही है। नितिन जी, आज तो वो स्थान है, और यूं अगर अब देखे जाए तो पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, ये सब आपके फेवरेबल रहे। कहीं पर आज जैसे कि यादव बेल्ट काफी महत्वपूर्ण रही है और 30 सीटें थी पूरी तरीके से। इसके पहले वाला अगर आप देखिए तो उस समय मुस्लिम निर्णायक स्थिति में था। इसके पहले वाला चरण देखिए तो किसान आंदोलन था। लेकिन इसके बावजूद दावा बीजेपी का यह है कि 70% वोट हमारे खाते में गए और बहुमत की ओर हम हैं। डॉक्टर साहब, हाँ सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है जी, अच्छी बात है। और ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी को उत्साह होना भी चाहिए, क्योंकि 5 साल इन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा, हमारे बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, इन्होंने सारे लोग वोट निकालने में लगे हैं। अगर ऐसा मानना है तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और उनको संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, अगर इतनी भारतीय जनता पार्टी भी और इतने पन्ना प्रमुख और इतने इनके बूथ अध्यक्ष बहुत क्रांतिकारी, बहुत जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री जी को एडिटिंग क्यों करनी पड़ रही है फोटो की कि वहां जनता में भीड़ गायब है, कुर्सियां खाली हैं, तो ट्विटर में देख उधर रहे हैं और भीड़ कहीं की लगाकर ये क्यों करना पड़ रहा है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही? जो जितने जमीन में मजबूत हैं तो उसके लिए हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो हमारे कार्यकर्ता नहीं आए रैली में, ये कम से कम पन्ना प्रमुख है, वो काम चल रहे होंगे। एडिटिंग करके दिखाना चाहिए। अनु देखिए, एडिटिंग हो रही है वर्मा जी। हाँ, विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना, लेकिन जो अभी आरोप लगा रहे हैं और जो भी ये कह रहे हैं, ये इनकी हताशा और निराशा है। नहीं, हताशा निराशा जरूर है। मैं उसको प्रमाण करना चाहता हूं। नितिन जी भाई, मेरे आपके जवाब में दे देना चाहिए। नहीं, पहले आपका जवाब दे दें नितिन जी, दे दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से करिए। अब तो चुनाव पेटी में बंद हो रहा है सब, बिल्कुल ना घबराइए, हम 10 का फिर मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ वर्मा जी, ये एडिटिंग की बात कर रहे हैं। सही बात यह है कि इससे पहले अगर आप 2017 का चुनाव देखें तो इन्होंने किससे अलायंस किया था? कांग्रेस से। और पूरे उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव तैयार किया कि 2 युवाओं की जोड़ी आ गई है, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं आएगी, मैं 325 सीटें आई। 2019 में चुनाव हुआ, इन्होंने धुर विरोधी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया। पूरे उत्तर प्रदेश में इनका हल्ला था, 45 सीटें, 55 सीटें। उस समय भी हम जनता जनार्दन और अपने एक एक कार्यकर्ता में विश्वास के दम पर फिर हमने लोकसभा में इनको परास्त किया। वर्मा जी पूरी हो जाए, वर्मा जी पूरी हो जाए। जो एडिटिंग की बात कर रहे हैं, ये वही एडिटिंग है जिस एडिटिंग की ये बात कर रहे हैं, जो इनका 2022 में भी आप देखेंगे सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ना ये पश्चिम है, ना पूरब है, ना मध्य है, ये अवध है, एक ना बुंदेलखंड है। और एक चीज और नोट कर लिए वर्मा जी, बुंदेलखंड में आज वोटिंग हो रही है, और मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। बुंदेलखंड की 19 सीटें हैं। मैं बुंदेलखंड में रहा हूं, मैंने जनता के चेहरे
चेहरे पर, जनता के फेस पर मैंने वो चमक देखी है जो मोदी जी और योगी जी ने किया है। खंडन करना चाहता हूं। वो सब अनूप जी ने वास्तव में वोट पर तब्दील होगी, वास्तव में वोट पर तब्दील होगी। देखिए और 10 मार्च को नितिन जी आपका स्वागत करेंगे, यही बैठेंगे और आपके साथ। अनूप जी आपके और आपको लड्डू क्या लेने दीजिए, अच्छी बात है। आपने जो चेहरे की चमक देखी है ये वही चमक है जिसके लिए सरिता भदौरिया जी कहना पड़ रहा है कि गल्ला खा गए, नमक खा गए, तेल खा गए, पैसा खा गए और हमारी नमस्ते भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ये वही चमक है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आम मतदाता नमस्ते भी नहीं करना पसंद कर रहा है। चमक तो 10 मार्च को पता लगेगी। अगर आज भी चेहरे टीवी स्क्रीन पर जनता नहीं गई है, कोई टैक्स और जनता को पता है कोई चमक कहाँ है। आपको मुबारक हो कि आपने अभी सरकार में सपने देखने में टैक्स नहीं लगाया है। आदर जी जरा मुझे बताइए, जरा समझाइए जी, आप तो सुबह से हैं, क्या ये चुनाव 80 बनाम 20 हो गया है? इस चुनाव में कोई मुद्दा रहा है या फिर ये चुनाव सीधे सीधे जातिवाद पर अटक करके रह गया है? मुझे थोड़ा अतिक्रमण ना हो कृपया समय का। हाँ थोड़ा सा, हाँ बस थोड़ा सा। देखिए पहले तो मैं कह दूं कि जो चमक की बात बार हमारे भाजपा के साथी हमारे अनुजवत कह रहे हैं, हाँ हाँ ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि शाइनिंग इंडिया में इनकी चमक का हुआ था। जनता की चमक आपने उतार दी, जनता के चेहरों की चमक को आपने खरोंच डाला है। वो रो रहा है और वो आपको कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वर्ग नहीं, सब मिलकर आपको हरा रहे हैं। उदासीनता जरूर है, बहुत टर्नअप नहीं हुए ये तो मानता हूं, लेकिन वो भी आपके आक्रोश की तरह, उसको भी मानिए कि वो नोटा है। जो घर बैठे हैं वो आपके वोटर थे, वो नोटा है, आपके विरुद्ध है। और 24 में तो आपका और बुरा हाल हो। चलिए मैं सीधा सीधा 80 बनाम कुछ नहीं, कोई 80 और 20 नहीं। बहुत प्रयास किया इनके मुख्यमंत्री ने, इनके प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा, तो फिर क्या चला क्या? लेकिन जनता इनके किसी वोट किस आधार पर दिया? इनके विरोध में दे रही है, इनके विरोध में दे रही है। जो इनसे अधिक से अधिक लड़ रहा है क्यों? उसको दे रही है। ऐसा कौन सी बात हो गई जो विरोध? इनसे निराश है, इनके वादों से, इनके झांसों से, इनकी क्रूर कृत्य से जनता को लूट लिया, महंगाई में बिल्कुल सबके पेट पर लात मार दी है। तो किसको वोट जा रहा फिर? इनके अगेंस्ट जा रहा है, चाहे जहां जाए अगेंस्ट जा रहा है। हो सकता है किसी जगह किसी पार्टी को, किसी जगह किसी पार्टी को, इनको नहीं जा रहा है। जरा आप हमको समझाइए कि इस चुनाव में कौन सा मुद्दा चला है? क्या वास्तव में पाकिस्तान, जिन्ना, कन्ना, गुंडा, दमन, अब्बाजान, आतंकवाद जो कि अभी अभी एंट्री कर गया है अहमदाबाद वाला भी, ये चला है या जातिवाद चला है? और या फिर मैं सीधे सीधे कहूं कि 80 और 20 चला है, जैसा कि आज के रुझानों में भी देखने को मिला? आपकी बात सही है। जो कुछ भी चला है, सुबह उठ करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही अपने हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और जैसे ही किसी जनसभा में उतरते हैं तो उनकी 3-4 बातें जैसे चिप लगा दी गई है वहीं से शुरू होते हैं। गुंडा, बुलडोजर, 80-20 भी तो आ रहा हूं। कहा वही मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी कि आपने 5 सालों तक विकास की गंगा बहाई, तो उंगलियों में क्यों नहीं 5 काम आप बेहतरीन गिनाते हैं कि हमने ये काम किए इसलिए मुझे वोट दो, हमने ये आपके जन कल्याण के काम किए इसलिए वोट दो, हमने किसानों की आय 2 गुनी कर दी इसलिए वोट दो, हमने आपकी डीएपी और यूरिया फ्री कर दी इसलिए वोट दो, हमने लोगों को पढ़ने के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराए इसलिए वोट दे दो, 15 लाख रुपए हमने आपके खाते में डाल दिए इसलिए वोट दे दो। आप मांगो अपने काम पर वोट, आप फिर क्यों याद दिलाने लगते हो कि समाजवादी सरकार आ जाएगी तो गुंडे आ जाएंगे? कौन गुंडा आ जाएगा? एक आध नाम ले लो। गुंडे तो आप क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, माला पहनकर प्रचार कर रहे हैं, आप खूब जान रहे हो, पूरी लिस्ट उठा करके देख लीजिए। हालांकि अनूप जी समय कहने में संकोच करेंगे, देवमणि त्रिपाठी ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है। एक जाति विशेष के 100 मुकदमों के बड़े बड़े अपराधी जिनकी तरफ योगी जी ने देखा भी नहीं, और कुछ एक आध दो जो हो सकता है बाहुबली हो, अपराधी हो, वो किसी राजनीतिक पार्टी से हो सकता है जुड़े रहे हो, कुछ निर्दलीय टाइप के रहे हो, तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं से बात जैसे मैं मौजूदा कह रहा हूं कि एक सीट पूर्वांचल में लड़ी जा रही है जिसको जेडीयू जो इनका बिहार में पार्टनर है उसने टिकट दे दी। तो
और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की एक पक्ष चाह रहा है कि वो जीत करके आ जाए, दूसरा पक्ष चाह रहा है वो ना जीत करके आए। इस तरीके से पूरा कुश्ती हो रही है अप्रत्यक्ष रूप से गुंडों का। और एक बात मैं ये कह देना खत्म करना चाहता हूँ, अगर ये गुंडे इतने बड़े गुंडे जो योगी जी के आते ही प्रदेश छोड़कर भाग गए, जेलों के अंदर चले गए, तो आज रोज जो हत्याएं हो रही है, पुलिस की कांस्टेबल जो गायब होती है उसकी लाश नाले में मिल रही है, पुलिस सुरक्षित नहीं है, पुलिस की कांस्टेबल मारी जाती है, तो ये कौन से गुंडे भारतीय जनता पार्टी के जो भगवा डाल के घूमते हैं वो बोले? अच्छा ये बताइए, ये तो सब बातें आपने बता दी, लेकिन जनता ने आज जब वोट डाला है तो दिमाग में कौन सा पॉइंट रख करके वोट डाला, ये बता दीजिए। जनता बहुत कूल माइंड होकर के निकली है। हाँ। जनता ने महीनों पहले से प्लान कर रखा था, और पोलिंग एजेंट और बीएलओ ने उनके घरों में पर्चियां पहुंचा दी हैं, चुपचाप सीधे बिना किसी की तरफ देखे, बिना किसी को नमस्ते किए, जो तमाम लोग मुस्कुराहट चेहरे में लिए खड़े थे जनता से नमस्ते कर ले, उसने नमस्ते का जवाब दिए बगैर सीधे जाकर के मशीन में अपना आक्रोश निकाला। अनूप अब तुम बोलो। वर्मा जी, ये दो बातें बहुत करते हैं कि योगी जी बुलडोजर की बात करते हैं। हम बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहते हैं नितिन जी से कि बुलडोजर किस पर चला है। बुलडोजर चला है मुख्तार अंसारी पर, बुलडोजर चला है अतीक पर। वो जो माफिया संरक्षण प्राप्त नेताओं के संरक्षण प्राप्त माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का काम हमारी सरकार ने किया है, और किया भी इसलिए कि जब सरकार में आए थे तो हमने बहुत जिम्मेदारी से कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे, हम उससे उत्तर प्रदेश को भय मुक्त करेंगे, हम उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को सुरक्षित करेंगे, हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सदृढ़ करेंगे, हम उत्तर प्रदेश में एक एक जनमानस की सेवा करेंगे, हम उत्तर प्रदेश को एक सर्वांगीण उत्तर प्रदेश बनाने का काम करेंगे। और आपने वर्मा जी देखा होगा, अगर बुलडोजर किसी पर चला, सबसे ज्यादा दिक्कत समाजवादी पार्टी को इसी बात पर है कि योगी जी गुंडा बात करते, योगी जी बुलडोजर की बात करते, योगी जी इसकी बात करते। अरे नितिन जी, इस प्रदेश में जो भी गुंडाई करेगा, चाहे लाल टोपी लगा कर करे, चाहे हरी टोपी लगा कर करे, उसको नस्त नाबूद करने का काम उत्तर प्रदेश में सरकार भगवा डालकर करेगा तो उसको पूरी छूट होगी। जो भगवा डालकर गुंडाई करेगा उसकी तरफ भगवा से बढ़ जाएगा। उसके लिए वही भगवा है, हमें वही भगवा है जो घर घर में घुसा हुआ है, वही भगवा है नितिन जी, भगवा घर घर में घुसा है, जो जगह जगह बोल रहा है, उस घर घर भगवा लहराएगा, घर घर भगवा लहराएगा, ये बोला जा रहा है। ये बहस का कोई मुद्दा नहीं है, सीधी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने अपराध एक मिनट अनूप, नितिन के एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। इनका एक कहना है कि दो बातें कही इन्होंने, एक तो उन्होंने कहा कि देवमणि ने एक लिस्ट जारी की, उसके बारे में क्या कहना, और दूसरा एक बड़ा सवाल लिखा कि आप क्या इनामी व्यक्ति है, उस पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? वो तो चुनाव मैदान में उतर रहा है, 25,000 का इनाम है उसके ऊपर, पुलिस उसको ढूंढ रही है और वो नामांकन भी करा लेता है। इनका कहना है कि उस पर बुलडोजर क्यों नहीं? इसे वर्मा जी, हर व्यक्ति पर बुलडोजर चलेगा जो देश और प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ेगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब का हो। बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं, और यही विश्वास जनता में दिखा है। और इसीलिए आज आप चले जाइए क्षेत्रों में, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बस्तों में सुबह से भीड़ दिखी है। अभी आपके रिपोर्टर दिखा रहे होंगे, यहाँ टीवी चैनल हमारे बोलने से काम नहीं चलता है, आपके चैनल तस्वीरें दिखा रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर, भारतीय जनता पार्टी के बस्तों पर सुबह से ही लाइनों का क्रम टूट नहीं रहा है, लाइनों का क्रम टूट नहीं रहा है। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्या पाटीदार पर वो आईपीएस जो अब तक फरार है उसका बुलडोजर चलेगा? क्या जिसने इंस्पेक्टर बुलंदशहर में मॉब लिंचिंग में जिन लोगों ने इंस्पेक्टर की हत्या कर दी उनके घरों में बुलडोजर चलेगा? आप जिम्मेदारी से चैनल पे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जो भी पार्टी के उसके ऊपर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का बुलडोजर चलेगा। और बुलडोजर से घबराइए नहीं, 10 मार्च का इंतजार करिए। 5 वर्षों तक क्या करते रहे? 10 मार्च का इंतजार 5 वर्षों तक लाल टोपी वाले जो गुंडे थे उनको ठीक करते रहे। किसको ठीक किया? किसको ठीक किया? उसको ठीक किया। बुलडोजर से डर क्यों लग रहा है? बुलडोजर से डर क्यों लग रहा है? चैनल में बैठ के डर लग रहा है बुलडोजर से? 5 वर्षों तक काम किया वो उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विकास किया, उत्तर प्रदेश
में अपराध मुक्त करने के साथ साथ इतनी बड़ी महामारी में भी 2 साल से जनता को सुरक्षित रखने का काम किया। बस हो गया। अदर जी एक मुझे इस पर थोड़ा अवसर दीजिएगा। देखिए, राजनीतिक डिबेट एक संजीदा विषय है, चाहे संसद में हो या विधानसभा में या आपके चैनल पे। अगर ये भाजपा के लोग बिल्कुल वही ध्रुवीकरण करना, वही हरी टोपी पर चलेगा, वो एक केंद्रित करना, क्रिया की प्रतिक्रिया कराना, इनका एजेंडा क्या रहता है कि तुम ऐसी क्रिया करो कि उसकी प्रतिक्रिया में हम लाभ ले लें, हम ऐसी क्रिया करें कि तुम उसके फायदा ले लो उधर। ये यही ध्रुवीकरण करते हैं, मुद्दे गौण हो जाते हैं। लोग आज आक्रोशित हैं भाजपा की सरकार से कि लोगों की रोटी छीन ली गई, लोगों के थाली का भोजन तंग हो गया, महंगाई से लोग मारे गए हैं, इसलिए लोग इनके अगेंस्ट वोट दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की कोई भी अब झूठी बयानबाजी, कोई भी धर्म का आडंबर, कोई गमछा डाल के गुंडाई करना अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो ये है, एक कोई प्रकरण बताइए गमछा डाल, भगवा डाल के गुंडाई का। अनेका अनेक हैं, अनेका अनेक हैं, अनेका अनेक हैं, अनेका अनेक हैं। तो प्रमाणित मैं दे सकता हूँ, भगवा गमछा डाल के किस तरीके से कट्टे में कारतूस भरा जा रहा है। अभी कहो तो मैं इसे चलवा दूं आपके उसमें। अरे चलवाइए ना, चलिए हम भैया चलवा बुलडोजर अफीक पर, सफीक पर, बुलडोजर जो आप कहते हैं चलाइए, उसको अवैधानिक माना है, अवैधानिक माना है। एक मिनट, अवैधानिक है, असंवैधानिक। एक मिनट आचार्य जी, अब तीसरा चरण आज से लगभग समाप्त हो रहा है और जाते जाते ये चरण जो है अहमदाबाद के ब्लास्ट को लेकर के आतंकवाद की एंट्री दे गया। अब इसका असर इधर कितना पड़ा ये तो बात की बात है, लेकिन आने वाले चौथे चरण में, पांचवें चरण में, छठे चरण में क्या, क्योंकि अब तो पूर्वांचल है और उसमें आजमगढ़ भी है, तो क्या ये माने रखेगा? मेरा मानना है कि जो पश्चिम और उत्तर का भाग उत्तर प्रदेश का जो था, जो उत्तराखंड से लगा हुआ है, वहां भाजपा पूरी तरह से परास्त हुई है। मध्य में भी ऐसा ही हुआ है और पूरब में और इनका बुरा हाल होने जा रहा है। ये हार का आतंकवाद की एंट्री की बात कर रहा हूं, कुछ भी नहीं, इसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ये कुछ भी कर लें, इनको लाभ नहीं मिलने वाला, लोग इनको पहचान कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार आ गई नितेंद्र की, तो फिर आतंकवादियों की सप्लाई शुरू हो जाएगी, सप्लाई शुरू हो जाएगी। अरे वर्मा जी हुई है 2017 से पहले, 2017 से पहले हुई है। देखिए ऐसा है, इनकी सरकार 8 साल से वहां है, 5 साल से यहाँ है। क्या ये इन सब बातों को ठीक कर सके जो कहते हैं? ये केवल चाहते हैं प्रतिक्रिया हो, इनको लाभ लेना है, राजनीतिक जीत जाना। 5 साल काम क्या किया, 8 साल काम क्या किया? केवल इश्तेहार और प्रचार की पार्टी है, झूठ बोलने वालों की। लेकिन आजमगढ़ से तार जुड़े हैं, सपा से तार जुड़े हैं, तो कार्रवाई करें ना, जो कानूनी कार्रवाई होती है वो करें, केवल प्रचार करते हैं ये। नितिन जी, अहमदाबाद आतंकवाद की एंट्री में सबसे ज्यादा घेराबंदी की है सपा की, और ये कहा जा रहा है कि लगातार कि सपा से जो है जुड़े हुए हैं तार। और ये भी हुआ है कि अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अब्बा जान का सीधा सीधा जो है संबंध है। क्या निश्चित रूप से ये आपके लिए बड़ी चुनौती नहीं बन गया है? वर्मा जी, बिल्कुल कोई चुनौती जैसी बात नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय झांसा पार्टी लोग ऐसे ही नहीं कहते। आपने अभी देखा 3 दिन पहले कि जो पुलवामा की घटना हुई थी, उसमें जो आतंकवादियों को अगाध सप्लाई करने का काम किसने किया था? वो क्या भारतीय जनता पार्टी उस पर बुलडोजर चलाएगी? इसके पहले वो जो सीओ कश्मीर में गिरफ्तार हुआ था, क्या हुआ उसका आज तक कुछ किसी को सामने कुछ पता चला कि उसकी जांच क्या हुई? और 2008 में जो घटना हुई है, उस समय सरकार किसकी थी? उस समय माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज के सांसद थे। उस समय वहां आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी का क्या रिश्ता था? वहां कौन व्यक्ति था? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़े, अभी जाकर के वहां 2019 में वहां सांसद इस समय है। उससे पहले नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूँ, उसे पर आ रहा हूँ। उससे पहले 5 वर्षों तक 2014 में माननीय नेताजी सांसद हुए, 2014 से माननीय 19 तक नेताजी, उसके बाद वहां आजमगढ़ से सांसद हैं। उस समय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे 12 से लेकर के 17 तक। उनके दरबार में कोई भी फरियादी आकर के एप्लीकेशन दे करके और जनता दरबार में खड़ा होता है और उसका संबंध
किसी रिश्तेदार से निकाल करके और किसी आतंकवादी से कर देना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। और जनता इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का काम बिना आतंकवाद का नाम लिए, बिना पाकिस्तान का नाम लिए, बिना 80-20 कहे, बिना शमशान कब्रिस्तान कहे चलता ही नहीं है। इसलिए ये प्रोपोगंडा करने का काम अनुराग ठाकुर कर सकते हैं, लेकिन जनता ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। चलिए आलोक वर्मा जी बस जवाब दे दीजिए इसका। नहीं, आप पूछिएगा बाद में जवाब दिए। हाँ। 2017 से पहले किन आतंकवादियों को मुकदमे वापस लिए सरकार ने कानून बना के? 2017 पहले किसके तार योगी आदित्यनाथ ने किसके सुनिए योगी आदित्यनाथ ने अपने मुकदमे वापस लेने लिए ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ है मुकदमे वापस पूरी सुनिए। डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। मुख्यमंत्री है क्या जिसने डर लग रहा है? आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले लोग आप वोट मांगने जाएंगे? आपसे बहुत कोई गुंडा आजमगढ़ में जिस तरीके से आतंकियों से तार जुड़े थे समाजवादी पार्टी के तमंचावादी लोगों के, आज जनता के बीच में किस मुंह से जाओगे? अच्छा वर्मा जी, मैं आपसे छोटा सा प्रश्न कर सकता हूं? आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। आतंकवाद के मुद्दे का राजनीतिक प्रयोग करने वाला क्या कहलाएगा? ठीक बात। आतंकवाद को खत्म करना क्या गुनाह इस देश में? अरे वो भाजपा के गुर्गे हैं। आरडीएक्स कहां से आया था इसका जवाब देंगे? ये आरडीएक्स सब पकड़े गए थे आरडीएक्स वाले, कहां से आया करिए? सर्जिकल स्ट्राइक करके ऐसा नहीं होता, विश्व का दूसरा देश बना ये भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक आतंक चुनाव से आप आतंकवादियों को समर्थन कर रहे हैं? जनता पार्टी आतंकवाद पाकिस्तान में समर्थन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे आपको इसीलिए जनता काम कर रही है। एक मिनट मैं अनूप जी अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अगर चर्चा मैंने शुरुआत में की थी कि इस इलेक्शन में धर्म चला है या जातिवाद चली है या फिर आपके लाभार्थी चले हैं जो जाति पात से ऊपर उठ करके उन्होंने वोट किया? वर्मा जी, दो मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की जनता हमको वोट कर रही है। हाँ, एक तो हमने जन जन तक जो जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई, ठीक, घर घर में उजाला किया, घर घर में वैक्सीन दी, घर घर में अनाज दिया, घर घर को हर व्यक्ति को मकान दिया, जो ये योजनाएं थी। और सबसे बड़ी योजना उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया, और यही मुद्दा था जो जनता आज घरों से निकल के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। एक मिनट नितेश जी, ये बिल्कुल सही बात है कि निश्चित रूप से धर्म भी है, जाति भी है, और हालांकि लोग कहते हैं कि कुल मिलाकर के जात पर ही वोट जाएगा। आज जो मैनपुरी में 56% वोट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट शो कर रहा है। अगर यादव बेल्ट मैंने शुरुआत में ही कही थी, इसके पहले मैंने ये भी कहा था कि किस तरीके से सेकंड फेज में मुस्लिम निर्णायक रहे और फर्स्ट फेज में किसानों ने अपना वो तो, लेकिन कुल मिलाकर के इसका सामना जो भारतीय जनता पार्टी है वो लाभार्थी से भी कर रही है। और लाभार्थी अगर देखें तो हर विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में है, और जिसको पक्का मकान मिलेगा, जिसको मुफ्त राशन मिलेगा, जिसको शौचालय मिलेगा, जिसको बिजली मिलेगी, जिसको नल से पानी मिलेगा, क्यों नहीं वो बीजेपी को वोट देगा? बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसका जवाब भी मैं बहुत आराम से ही देना चाहता हूँ। हाँ, दीजिए। निश्चित रूप से जिसको पक्का मकान मिलेगा, जिसको राशन मिलेगा, जिसको बढ़िया उसकी आमदनी उसकी किसान की दूनी हो जाएगी, जिसको बढ़िया खाद मिलेगी, वो क्यों नहीं वोट दे? जिसको फ्री बिजली मिलेगी क्यों नहीं वोट देगा? लेकिन ये सिर्फ इनका कागजों में है। मैं पूछना चाहता हूँ वर्मा जी, अभी 4 दिन पहले बजट आया था, क्या इसमें बजट में राशन देने का कोई प्रावधान है क्या? ये सिर्फ आज तक है, जनता समझ पहले था क्या?
एक मिनट। अब भाई अब मुझे गिनती हाँ, करना है। जी, अब जब हाँ। स्वस्थ बहस हो रही है तो उसका हाँ। जवाब सुन लीजिए जी, पहले, जी, मुझे आप जी, प्रवक्ता है। जी। जब क्या मैं क्यों कहां से दे देंगे, मैं ये पूछना चाहता हूं। मार्च तक का अनाउंसमेंट है कि मार्च तक राशन देंगे, इसके बाद में बजट में अगर प्रावधान हो तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे जिम्मेदारी से बता दें कि कितना फंड एलोकेट हुआ है कि हम इसके आगे राशन ऐड करेंगे। जनता जान गई है कि ये सिर्फ चुनाव जवाब ले लीजिए। ये चुनाव के लिए जैसे नाक के आगे गाजर लटकाई जाती है वो लटकाई गई है, मार्च के बाद नहीं मिलने वाला है। जवाब इसलिए पहले से जनता ने इनसे ऐसा है, इन्होंने पहले भी कहा था हम आएंगे तो हम बिजली मुफ्त करेंगे, हम आएंगे तो देंगे। अभी मैं बता सकता हूँ ना, अब एक मिनट मुझे झूठ उजागर करना चाहता हूँ। इनका पहला क्या था जो इन्होंने अपने इस बार भी एजेंडे में शामिल किया, अपने पिछली बार का बताइए, संकल्प पत्र में दोनों बता रहा हूँ। इन्होंने 2017 में कहा था अपने संकल्प पत्र में कि भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिन के भीतर पूरा भुगतान। इस बार है, इस बार है, सुन लीजिए, इस बार है पूरा संकल्प पत्र पता है, इस बार कहा है। सुनो पिछली बार आप जो कल तो जनता दर्शकों को नहीं सुनना पता चलेगा। बताइए हम एक एक करके बहुत संक्षेप कर दीजिए। बिल्कुल संक्षेप। इन्होंने जो 17 में कहा था वही बात को इन्होंने 22 के संकल्प पत्र में दोहराई है। लेकिन सच्चाई क्या है, गन्ना किसानों का आज भी 17-18 का 20 करोड़ रुपया बकाया है। 20 और 21 का 3,775 करोड़ बकाया है। ब्याज का एक भी पैसा नहीं दिया गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने 17 में क्या कहा था, सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य धान की खरीदारी करेंगे। अब आप मुझे जरा अनु का जवाब ले लीजिए और जरा अतार क्या कुछ कह रहे हैं। वर्मा जी जो इन्होंने गन्ना की बात करी, जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी 94,000 करोड़ रुपए ये गन्ना किसानों का दे के नहीं गए थे, वो हमने दिया। 1,58,000 रुपए भुगतान किया गन्ना किसानों का, बकाया भी दिया और भुगतान भी किया। रही बात आवास की, तो आपको पता नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश में 40 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत दिए जा चुके हैं। 2 सवालों के जवाब दे दीजिए तो इसका उत्तर हो जाएगा जी। एक सवाल तो ये है कि गन्ना का आपने दोबारा फिर वही संकल्प पत्र में मुद्दा दे दिया। आपकी कहा है कि 14 दिन के अंदर भुगतान होगा। पहले नहीं कहा था वर्मा जी। पहले तो मैंने कहा था कि जो भी गन्ने का भुगतान है वो अगर उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है, भाजपा की सरकार बनती है, तो हम 94,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को भुगतान के आधार पर उसको पूरा किया था। लेकिन दूसरा सवाल ये, क्या ये मुफ्त राशन मार्च तक ही है? बस इतना बताइए वर्मा जी। ये पहले भी बजट में योजना नहीं थी, पूरे विश्व महामारी के दौर से गुजरा। सरकार की जिम्मेदारी थी कि महामारी के बीच जनता को राहत पहुंचाई जा सके। उसी एजेंडे में देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम कोई चुनाव वजह से नहीं दिया गया वर्मा जी। ये अनाज दिया जा रहा है 2020 मार्च से, जो 2022 मार्च तक तो अभी है ही है। अगर आगे फिर जरूरत पड़ती है तो हमारी सरकार गरीबों को भूख से तड़पने नहीं देगी। ये भी संकल्प है उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। 15 करोड़ लोगों को 2 बार अनाज देने का काम, उनका पेट भरने का काम इस प्रदेश में, भूख को मिटाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। कोरोना के कारण किया गया, जरूरत पड़ेगी तो फिर दे देंगे। चलिए मान गए आप। बिल्कुल। देखिए मैं इनके अनाज की बात पे कह दूं, 1 मिनट में समाप्त कर दूंगा। ये अनाज हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने 2014 से पहले खाद्य गारंटी योजना के तहत 1 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया, ताकि किसी को भीख न लगे भूख के सामने, इसलिए दिया था। ये एहसान कर रहे हैं, उससे ज्यादा का सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोलिए। गरीबों को बढ़ाती रही कांग्रेस ने किया होता तो आज आपकी गति ना होती कांग्रेस। अब आपकी जितनी बुरी गति होने जा रही, 2 जीते तो उससे बुरा होगा। अभी देखे जाइए आप, कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का सम्मान किया, अपमान नहीं किया। भीख उससे ज्यादा प्रचार और इश्तिहार पे खर्च करते हैं, बोले में मोदी योगी की फोटो बांटते हैं, अपमानित करते हैं। और की अभी चुनाव हारते ही बंद हो जाएगी। दोबारा इनको सरकार में नहीं आना, डिस्टर्ब मत कीजिए। दोबारा इनको सरकार में नहीं आना, इनका बोरिया बिस्तर झोला उठा के चल देने वाला हो गया। अरे जनता जनार्दन लाएगी सरकार में, भी नहीं आ रहे। नहीं आएगी।
अच्छा, जितना धोखे में आ गए, जितना झूठ झाके में आ गए, अब वो भ्रम टूट गया है, जनता अब वो भ्रम टूट गया है, अब आपकी कोई चाल, अब आपकी कोई चाल जनता नहीं मानने वाली है। हो गया। नितिन जी, एक सवाल आपसे। इस समय एक बार फिर चर्चा में शिवपाल जी आ गए और शिवपाल का कई बार दर्द छलका है। एक सीट मिली, बलिदान कर दिया, हमें भाजपा को हटाना है, सब कुछ है। और सच बात तो ये है कि अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, अगर उनका चेहरा देखें तो चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। और अभी हाल में जो मैनपुरी में, इटावा में जो रोड शो हुआ, जिस तरीके से गाड़ी में बैठे, पहले पीछे खड़े हो गए, फिर हत्थे में बैठे, जिसको बीजेपी ने बाकायदे भी मुद्दा बनाया। क्या ये शिवपाल का फैक्टर, क्योंकि आपके यहां विलय नहीं हुआ है, क्या पार्टी को नुकसान पहुंचाने जा रहा? क्योंकि समर्थक को कहीं ना कहीं तो टीस हो ही रही है कि हमारे नेता के साथ इस तरीके का व्यवहार आप कर रहे हैं। ठीक है, शिवपाल कुछ नहीं कहे हम लोग, परिवार के कारण कहीं ना कहीं तो टीस दिख रही है। दूसरी चीज ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आप ये नहीं जानते हैं कि जरा चुनाव खत्म होने दीजिए, फिर शिवपाल के तेवर देखिएगा, क्या कहेंगे? देखिए, आपने उनका पूरा बयान सुना होगा वर्मा जी। उन्होंने क्या कहा कि मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी को चाचा होने के नाते पूरा आशीर्वाद दे दिया और नेता होने के नाते मैंने उनको अपना नेता स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस किसी की बेइज्जती करेंगे? मैंने कतई नहीं बेइज्जती का, इसका मतलब आप पीछे खड़े कर ले। अरे क्या कटसी में ये नहीं था, ये अगर अखिलेश खड़े हो जाते और चाचा जी से कहते कि चाचा जी ये आप सीट पे बैठिए, ये लेकिन एक कटसी भी कोई शिष्टाचार, ये सिर्फ शिवपाल सिंह यादव जी का ही कद है कि वो नेताजी के बराबर उनके साथ में एक कुर्सी शेयर कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव जी का ही कद है कि जो नेताजी के साथ कुर्सी शेयर कर रहे हैं। आपने देखा कि वो रथ यात्रा हो रही है, सभी लोगों को एक ही जगह से, एक विंडो है, एक ही विंडो से अपने अपने हाथ हिलाने, और नेताजी बार बार उनसे कह रहे हैं कि इधर देखिए, जनता की तरफ हाथ हिलाइए। और एक तरफ की विंडो जो वो मेन रोड शो तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का है, जो उनके लिए वोट मांगने गए, मैनपुरी के अंदर गए हैं जनता के लिए। तो नेता कौन है वहां पर? नेता तो आदरणीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है। शिष्टाचार खत्म, चाचा है, चाचा, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। शिष्टाचार में देखिए, क्या मुलायम सिंह के साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे? होंगे राष्ट्रीय नेता, क्या मुलायम सिंह के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार करेगा? किसी की हिम्मत होगी? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, कहाँ यहाँ किसी का अपमान हुआ है? हाँ। अरे भाई, एक दो कुर्सियां हैं, दो विंडो हैं, दोनों तरफ सब लोग खड़े होकर के, कभी खड़े हो रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी छत में जाकर के हाथ हिला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के चिंतन का विषय कब से हो गया? ये भारतीय जनता पार्टी इतनी हितैषी क्यों हो गई? हमारा चिंतन नहीं है, इतना प्रेम क्यों? हमारा चिंतन नहीं है, हमारा चिंतन सवाल है, मेरा चिंतन नहीं। यही कारण वर्मा जी के साथ इतना प्रेम हो रहा है। वर्मा जी, प्रेम नहीं, अभी नितिन जी ने खुद स्वीकार कर लिया बड़ी जिम्मेदारी से कि अखिलेश यादव के बराबर किसी का कद नहीं है, शिवपाल सिंह यादव का है। हम लोग शुरू जो कहते आते हैं, ये परिवारवादी लोग हैं, ये समाजवादी नहीं है। वो प्रमाणित होता है इनकी बात से कि शिवपाल सिंह उस परिवार के अलावा अखिलेश जी के बराबर किसी का कद नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री बनता है। यही अंतर है हमने इनमें, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमको सर माथे लेते हुए हमको वोट कर रही है। लेकिन अतहर जी, आप इसको किस रूप में देखते हैं? चाचा भतीजे का ये मामला और ये गठबंधन हमको लगता है कि चले वलेगा नहीं, और 10 मार्च के बाद फिर वही स्थिति आ जाएगी और शिवपाल कहेंगे मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा और मैं अपने संगठन को मजबूत करूंगा। ये सब बातें आएंगी क्या? देखिए, मुझे सपा के घर की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सीधे सीधे सत्ताधारी दल में जो बैठे हैं भाजपा के लोग, मोदी, योगी, अमित शाह और क्या नाम है उनका, डर लग रहा है। तीनों में इतनी लड़ाई है, इतनी कटता है, मौर्या जी, सब में इतनी लड़ाई है, इतना अंतर्द्वंद है कि रोके नहीं रुक रहा। डर लग रहा है क्या कतार साहब?
तो नहीं डर कुछ नहीं, हमें काहे का डर? डर आपसे जनता देश में काम जो करेगा उससे डरेंगे ना आप लोग। बहुत अदब के साथ एक ने पूछना चाहता हाँ, हूँ बोलिए। कि इनको हमारे आदरणीय नेताजी का तो बहुत ख्याल है, क्या कभी जोशी जी का भी ख्याल कर लिया करो? अरे हमको आपके नेताजी का ख्याल नहीं, हमको हर बुजुर्ग आदमी का ख्याल है। कभी जिस नेताजी को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2017 से पहले किस तरीके से मंच में दुत्कारा था, आपको जवाब नहीं होता, मंच छीन लिया था, वर्मा जी आपको पता है, अमिताभ जी आपको भी पता है। अच्छा तो ये सिद्ध हुआ कि ये अपमान करे वो भी अपमान करे, बराबर है, ये सिद्ध हुआ। बड़े अदब से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि एक मीटिंग आडवाणी जी की भी कहीं करा देते, एक मीटिंग कभी जोशी जी की भी करा दे, तो कहा जाता था कि भाजपा के हमारे यहाँ शिष्टाचार दिखता है पंडित मुरली मनोहर जोशी को लालजी आडवाणी का नाम हमारी पार्टी का शिष्टाचार पता है। एक बार मुलायम सिंह भी तो अपने बेटे के लिए आए हैं, कहा और दूसरी चीज ये भी है कि वहां पर वोट देने, तो क्या इससे कहीं लग रहा था कि करहल डगमगा गया है? क्या करहल जो है नंदीग्राम बनने जा रहा था और आकर के नेताजी ने उसको संभाल लिया? नेताजी के पास लोग पहुंचे, त्राईमाम चलिए महाराज आपा कर लीजिए, आप ही बेड़ा पार करिए। क्या हुआ ये? जैसे कि आप कह रहे हैं कि अडवाणी से एक मीटिंग करा देते, अगर मुलायम सिंह से भी मीटिंग कराई थी तो कहीं एक ऐसे स्थान पर करा देते, लखनऊ में करा देते, कानपुर में करा देते। अध्यक्ष जी पहले वर्मा जी इन्होंने अपमान किया था उनका, फिर पहाड़ पे गिरे, एक मिनट श्राप लगा अखिलेश यादव का भी एक जो संदेश जा रहा है वो अच्छा नहीं है नितिन जी। नहीं बिल्कुल माँ जी, बहुत अच्छा संदेश है ये तो। लोगों को कैसे गुमराह करना है ये तो भारतीय जनता पार्टी को सीखे। अच्छा भाई, आपके परिवार में भाजपा सिखाएगी। माननीय नेताजी मैनपुरी से सांसद तभी आ गए क्या हमारे? अरे भाई अनूप जी, या तो सुन लीजिए, सुनने का मानता ना हो, पेट में दर्द हो रहा थोड़े कान में उंगली लगा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पेट में आजकल बड़ी दर्द होने लगा, क्योंकि 5 साल किया तो कुछ है नहीं। अरे भाई, सुनना भी पसंद कर रहे हैं। 10 तारीख के बाद वर्मा जी ये डिबेट बूढ़ों का, बुजुर्गों का, सीनियर्स के अपमान करने का कुछ प्रतियोगिता है? बस एक सेकंड बाद खत्म, सपा करे या भाजपा करे। आपसे बस एक सेकंड वर्मा जी के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आदरणीय नेताजी जनता के मुद्दों को मौजूदा सांसद हैं और करहल विधानसभा उनकी पार्लियामेंट का क्षेत्र है, तो किसी भी सांसद को अपने क्षेत्र में जाना और अस्त कारणों से वो कितना जाएंगे, कहां जाएंगे, ये नेताजी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो स्वतंत्र है। जहां जाना चाहेंगे जाएंगे, नहीं जाना चाहेंगे कोई उनको जबरदस्ती नहीं भेजेगा। ये उनकी स्वतः की इच्छा थी, वहां गए, उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र की जनता से अपनी पार्टी के लिए अपील की, इसमें बुरी बात क्या है? वहाँ के करहल के विधायक वर्मा जी एक पत्र वायरल हुआ और उसके बाद ही अखिलेश जी गए वहाँ पर। ये वही अखिलेश जी है जिन्होंने अपमान किया था नेताजी का, और यही अपमान का श्राप लगा था 2017 में। एक मिनट ये मोदी जी वही है जिनको मुख्यमंत्री जी आडवाणी जी ने बनाया था, आज उनका आता पता नहीं है। चिंता मत करिए, वही मोदी है, क्या कहा, वही मोदी है, ये वही मोदी है, मुख्यमंत्री बनाया था मोदी जी। आदर सम्मान करते हैं, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सभी लोग जानते हैं कि ये अवसर पाते ही अपने चेहरे बदल लेते हैं, रंग बदल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने में उस्ताद है। कभी सावरकर को चिमटे से नहीं छूते थे, आज सावरकर इनके आदर्श हो गए। कभी गोडसे को छूते नहीं थे, आज गोडसे आदर्श हो गए। कभी श्यामा प्रसाद आदर्श होते हैं, सावरकर जी पर। कुल मिलाकर के जो इस समय चुनाव का सिनेरियो आ रहा है उसमें एक तरह देखा जा रहा है कि सीधी लड़ाई सपा और बीजेपी से हो रही है। आप भी इसको आप महसूस भी करते होंगे, क्योंकि कहीं पर भी आप देखिए तो अगर कहीं कोई टक्कर पे है तो सपा ही है, चाहे पहला चरण हो, चाहे दूसरा चरण हो, चाहे तीसरा चरण हो। क्या कारण है कि कांग्रेस उतना अच्छा नहीं कर पाई और प्रियंका गांधी ने बहुत कुछ किया? क्या पंजाब में अभी जो कह दिया गया कि यूपी और बिहार के भाइयों को यहाँ फटकने नहीं देंगे, उसने भी रिवर्स लगा दिया? देखिए ऐसा है, कौन क्या दल कितनी सीटें लेके आता है ये तो जब नतीजे आएंगे 10 मार्च को तब पता लगेगा। अभी तो जनता में एक सोच है, एक बदलने का है कि भाजपा को हटाना है। कैसे किस अस्त्र से हटाती है भाजपा को जनता, ये वो जाने। जनता शांत भी है, खामोश भी है
और जो आप पंजाब के कथन को कह रहे हैं वो इस आशय से नहीं है, कोई यूपी के भाइयों को नहीं है। पंजाब में यूपी के और बिहार के लोग काम करते हैं, इसलिए वहां का खेती का रोजगार लेकिन चलता पंजाब है। में गया आपके हाथ से ऐसा नहीं, कहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पंजाब की सरकार आ रही, उत्तराखंड भाजपा से हम जीत करके आ रहे हैं, गोवा आ रहे हैं, भाजपा की सरकार 5 जगह में कहीं नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश भी हारेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी चल रहा है, अभी आधे से कम चुनाव हुआ है और इनकी सीटें खसकने लगी हैं, इनके हालचाल बुरे होने लगे हैं, दरक रही इसकी इनकी इमारत। बहुत बुरे हाल भारतीय जनता पार्टी के होंगे, हो सकता है 100-150 सीट भी ना पाए। चलिए अनूप जी, आपने सुना कह रहे हैं कि उत्तराखंड भी जीतने जा रहे हैं और कह रहे हैं तो निर्णय वहां तो हो चुका है चुनाव, ठीक है, और बिल्कुल सही बात, इनके विपरीत और गया। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हो वर्मा रहा जी। है। हाँ वर्मा जी, हाँ कांग्रेस के लोग 2014 भी जीतने जा रहे थे, 2019 भी जीतने जा रहे थे, अभी 2024 भी आएगा, तब भी कहेंगे हम जीतने जा रहे हैं। वो आपका और भ्रम भाजपा है, हारने ये जा आपकी रही वापसी है। है। यही भ्रम है कि इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई इनकी सोच है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कारवां लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब ठीक घटने बात। पे चालू है, घट चलिए, रहा है। चलिए, अच्छा आखिरी सवाल, अब आखिरी सवाल नितिन जी आपसे सही से बताइए कि जो ये 3 चरण आज पूरे हो रहे हैं, तो आपका जो पैमाना है, जैसे कि आपके अखिलेश जी ने कह दिया है कि शतक तो पूरा कर लिया है 2 ही में और तीसरे में पूरा कर लेंगे, कितनी सीटें आप मिलने जा रही हैं 3 चरणों में, जरा बताइए हमको। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो तो 100% पूरा होने जा रहा है, बल्कि उससे अधिक की उम्मीद है। 2 चरणों में तो हमने शतक लगा लिया है, और आज जो 59 सीटों में चुनाव हुआ है उसमें 50 सीटें फिर समाजवादी पार्टी जिनका 150 पहुंच गई। ठीक, 50 सीटें तो 150 आप पहुंच गए जी। निश्चित रूप से। निश्चित आगे रूप से। 2 तो चलिए अतर जी, आप इस इलेक्शन को किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये बहुकोणीय संघर्ष हो गया है, त्रिकोणात्मक हो गया है, जाति सामाजिक जो गठजोड़ हो रहा है, खासतौर से पूर्वांचल में जाइए, राजभर, महान दल, ये जितने भी जुड़ करके आ रहे हैं, इधर अपना दल भी है, तो क्या अब ये जो है सिनेरियो बदलेगा, आप सीधा संघर्ष नहीं बिल्कुल, रहेगा? आपने सही फरमाया कि ये बहुकोणी होता जा रहा है। भाजपा के साथ जो दल थे, चाहे अकाली दल ले ले, शिवसेना ले ले, शिवसेना तो हमारे साथ आ गए, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जिन छोटे दलों से भाजपा का गठजोड़ था वो सब टूट के अलग हो गए, इनके विरोध में खड़े हैं। इतना तय है, इतना तय संक्षेप में कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी को सब के सब किनारे कर रहे हैं, जनता भी किनारे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का हारना निश्चित है और इसके बाद 2024 में इससे जबरदस्त है। चलिए अब अनूप जी, ये तो मैं मान के चल रहा हूं, आप यही कहेंगे कि 3 चरण में हम बिल्कुल, जैसा आपने शुरुआत में भी कह दिया कि अब बहुमत की ओर है। अब ये बताइए कि अगले चरण है, वहां कौन सा मुद्दा चलने आ रहा है? क्या वहां पर पूरी तरीके से जातिवाद हावी हो जाएगी, वर्मा या जी। आप अभी ये आतंकवाद की जो एंट्री दी है इसको और धार देंगे? वर्मा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमने विकास किया, उत्तर प्रदेश को हमने अपराध मुक्त किया, उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक बहुत बड़ा काम हमने किया राम मंदिर का निर्माण करके, उत्तर प्रदेश में हमने काशी कॉरिडोर का निर्माण करके, हमने हर भूखे को भोजन और हर गरीब का जो हमने ख्याल रखा, हमने सबको मकान दिए, आवास दिया, योजनाएं दी। यही कारण है, मैं बार बार कह रहा हूं, न जाति है न धर्म है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब मुद्दों पे सरकार बनाने जा रही है। दूसरा 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 अभी आपने कहा आतंकवाद, अगर अहमदाबाद में घटना होगी तो हम ये कहकर चुप रहेंगे कि चुनाव चल रहा है? ठीक बात है। हम ये कहकर चुप रहेंगे कि चुनाव चल रहा है, अभी हम आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे? ठीक बात। वर्मा जी, चुनाव भी चलता रहेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश और देश की कानून व्यवस्था भी सुरक्षित रहेगी, ठीक बात। और उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो भी आतंकवादी देखेगा उसको सर कुचलने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे चरण तक का धन्यवाद आपका, बहुत तीसरा स्वरूप भी आज देखने को मिला। धन्यवाद नितेंद्र जी, अतर जी और अनूप जी, आप तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिला के एक बात तो सामने आएगी कि जनता जिन मुद्दों को ही तलाश करती है, बेरोजगारी की, महंगाई की, विकास की, उस दिशा में अभी उतने कदम नहीं बढ़ रहे हैं और सब तू मैं वार, पलटवार, आतंकवाद, गुंडा माफिया, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन जनता का फैसला बड़ा अहम होगा। देखते रहिए 10 मार्च तक जेएमडी का चुनावी कवरेज
नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।